आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के बांध के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। शव बांध पर बालू के नीचे दबा था, जिसे पुलिस ने निकाला है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के शरीर और गले पर चोट के निशान हैं। युवक की हत्या के बाद शव को बालू में दफनाकर सबूत छुपाने की कोशिश की गई। सुबह जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो शव देखा और इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई है। कपड़े शव से थोड़ी दूर पर फेंके हुए मिले और बेल्ट टुकड़ों में टूटा हुआ मिला, जिससे आशंका जाहिर हो रही है कि बेल्ट से ही उसका गला घोंटा गया है। देखने से सब पता लगता है इसको मारकर और घसीट के लाके यहाँ रखा गया है। और गर्दन पे भी बहुत सारे निशान हैं और बेल्ट भी टूटे पड़े हैं बगल में। और जो उसका कुछ वस्त्र है वो भी टूटा, वस्त्र भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो बेल्ट टुकड़े टुकड़े हैं जी। और गर्दन पर पाए निशान से लगता है कि वो बेल्ट से दबा के मारा गया। मुजफ्फरपुर के चर्चित आग कांड को पूरे 1 साल हो गए। बीते साल आज के दिन यानी 22 नवंबर 2021 को शहर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 60 से अधिक लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ था। इसके बाद 27 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी थी। आज 1 साल बाद क्या उन पीड़ितों का जीवन पटरी पर लौटा है या जिंदगी भी अब अंधकार में गुम है? हॉस्पिटल को बंद करो, कलेक्टर शर्म करो। बुरे क्षण कौन याद रखना चाहता है? जिस आग कांड ने 60 से ज्यादा लोगों की आंखों में घुप अंधेरा भर दिया, जिस कांड ने सरकार की आंखें शर्म से झुका दी, जिस घटना ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अंधेर गर्दी को उजागर कर दिया, उसे याद करके होगा भी। सरकार को ऐसी यादें नहीं सुहाती हैं, पर वो क्या करें जिनकी नियति में बीते 1 साल से अंधकार स्थायी कोना बनाकर बैठ गया है। उस बुरे क्षण को वो लोग कैसे भूल जाएं, जिन्हें वो अपने भीतर हर सांस के साथ जी रहे। मुजफ्फरपुर के चर्चित अखफोरवा कांड को हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में कई लोगों का आंख का ऑपरेशन किया गया था मोतियाबिंद का। उसके बाद उनकी आंखें खराब हो गई थी, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद करीब 27 लोगों की आंखें जो है वह निकाली गई थी। अब 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में तमाम वो जो पीड़ित हैं, जिनके आंख निकाले गए थे, जिनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था, वो लोग सड़क पर उतरे हैं। अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। जख्म चाहे जैसा हो, सरकार के पास ले दे के मुआवजे का मरहम ही दिखता है, लेकिन ये भी मरहम इतना अनमोल है कि सबको नसीब नहीं होता। जीवन भर के अंधकार की कीमत साल भर पहले 1 लाख लगाई गई थी, वो भी सबको नहीं मिली। ये जो हम लोग आई हॉस्पिटल से आँख बनवाए, आँख चौपट हो गया, आँख निकाल लिया गया। 1 रुपया का दर्शन नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला है। नहीं, इसमें 5 लोगों का मिला, 10 लोगों को मिला। 5 लोगों समझिए मिला, 100 में 5 के मिला, 75 के नहीं मिला। आँख से जो आँख निकाला गया वहाँ उसकी क्या स्थिति है? एकदम खड़ा तो आँख से बुझा ही नहीं रहा, तो स्थिति क्या रहे? आँखें नहीं तो क्या बुझाएगा? अब 1 साल हो गया, आप तक नहीं सुनवाई है और न मुआवजा मिल रहा है। हम लोग के शादी ब्याह करना है कि नहीं बाल बच्चा के लिए? हैं, लड़की सब हो गया है, सब शादी करने का मजबूर हो गया। चैरिटी के नाम पर आज से 1 साल पहले मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 100 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें करीब 68 मरीज अंधेपन का शिकार हो गए थे। इन्फेक्शन का आलम ये था कि उसमें से 27 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी थी। सरकार के पास योजनाएं तो हैं, पर संवेदनाएं नहीं। सरकारी वादा तो ये भी था, मुआवजे की राशि के अलावा पीड़ितों को पत्थर की आंखें लगाई जाएंगी। पत्थर की आंख तो नहीं मिली, हाँ पत्थर सा दिल जरूर दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 350 करोड़ रुपया अंधापन निवारण पर खर्च करती है और प्रत्येक जिले में वो फंड आता है। लेकिन मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल सहित सारे सदर अस्पताल में आई विभाग तो हैं, वहाँ चश्मे की जांच होती है, लेकिन वहाँ ऑपरेशन मोतियाबिंद का नहीं होता है।
मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल द्वारा सारे पेशेंट को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई है कुछ दिन पहले। जी तो आगे अब आप लोग आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट बहुत पहले दाखिल होना चाहिए था, पिछले महीने तब दाखिल किया गया है जब एसएसपी को हमारे द्वारा फाइल जनहित याचिका में कैफियत पूछा गया है, तब वो किया गया है। आई हॉस्पिटल को बंद करो। इस कांड के मुख्य 5 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने चार्जशीट दायर किया गया है। चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देर क्यों हुई, इसका जवाब भी अपने आप में एक पहेली है। इंसाफ की इच्छा शक्ति यहाँ भी अपना रंग दिखा रही है। साल भर पहले जब ये कांड हुआ था, तब दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करने वाले अब सत्ता में। सड़क पर उतरे ये पीड़ित तो देख नहीं सकते। एक नजर आप भी डाल लीजिए सरकार। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। हम गरीबों का आंख लौटाओ। पूर्णिया में 397 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण के वक्त ही बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें पड़नी शुरू हो गईं। दरारों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या निर्माण भी करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। अपने स्क्रीन पर आप जिस मॉडर्न और भव्य बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसे ये रूप देने में करोड़ों रुपए बहाए गए। ये पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग है। दूर से देखें तो ये बिल्डिंग मनभावन लगता है, लेकिन गौर से देखें तो मन डरावना। 346 करोड़ की लागत से बन रहे इस चिकित्सा महाविद्यालय की दीवारों पर बाहर और भीतर से अभी दरारें उभर आई। सवाल ये है कि क्या इन दरारों से करप्शन झांक रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 400 करोड़ की लागत से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही है, लेकिन निर्माण के साथ ही ये बिल्डिंग क्रैक हो रहा है। कई जगह दरारें फट गई है और यहाँ मिस्त्री और जो ठेकेदार है वो इसको लिपापोती में लगे हुए हैं। 500 बेड के इस राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ मरीजों का नहीं, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का भी जुटान रहेगा। पर निर्माण के शुरुआती दौर में ही उभरे ये दरार चिंता की लकीरें उभार रही। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। आपको बता दें कि इस भवन का निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन और BMHCL कर रही है। सवालों के घेरे में उनकी भूमिका भी है। कारण तो अब इंजीनियर बतावेंगे ज़्यादा अच्छा से कि क्या क्रैक है या क्या है, एक्चुअल क्रैक है, तो जवाब उनका आ जाता है तभी कुछ आपसे हम बता सकते हैं। हाँ, दिक्कत तो हो जाएगी। अगर सचमुच में क्रैक होगा तब तो दिक्कत तो है। सरकारी प्रक्रिया अपनी पगडंडी पर ही चलती है। स्थिति का आकलन कर उस पर तुरंत एक्शन की बजाय सरकारी अंदाज में जवाब सवाल किया जाता है। अधीक्षक कह रहे हैं कि निर्माण में लगी कंपनी से ये जवाब मांगा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नहीं से पूछा, अभी तो पूछा गया है BMHCL से कि क्या है ऐसा हो रहा है, तभी उन लोगों की तरफ से भी जवाब नहीं आया कि क्या कारण है इसका। हम लोग की पूछा तो गया है। निर्माण के दौरान ही भवन की दीवारों में दरारों का उभरना इस बात का साफ संकेत है कि निर्माण की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। संभव है इस समझौते के केंद्र में करप्शन की नींव डाली गई हो, पर फिलहाल इस पर चुप्पी है। लेकिन ये चुप्पी अगर यूं ही बनी रही तो भविष्य में नुकसान बड़ा आकार ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी दल या नेता पैसे बांटकर बिहार की 5 करोड़ जनता का वोट नहीं खरीद सकता। साथ ही उन्होंने लोगों से बिहार में बदलाव को लेकर धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की। पैसा नहीं है कि पैसा से सबके वोट खरीद ली। पूरा बिहार के पूरा बिहार में 5 करोड़ आदमी के ईमान देके कोई कितना दम नहीं है कि 5 करोड़ आदमी के पैसा देके खरीद ली। हम
रउआ अगर आपन और आपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई दूसरा आदमी राउर लड़का के चिंता ना करी। देखी लालू जी के लड़का 10वां नहीं पास कैले तो लालू जी के चिंता बा कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाओ। लालू जी लागल बाड़न, ठीक बा, दिक्कत ऐसे नहीं खे कि लालू जी के लड़का 10वां पास नहीं खे और मुख्यमंत्री बने चाहता या उनका बाबूजी चाहता कि मुख्यमंत्री बन जास। दिक्कत ए बात से बा कि राउर लड़का 10वां पास ओकरा कोनो नौकरी नहीं खे, ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत और रउआ कोनो चिंते नहीं खे। रउआ तो आजो जाते पर धर्मे पर वोट दिहल चाहता नहीं तो कैसे सुधरी रे भाई। राउर लड़का के नौकरी नहीं खे और रउआ जात के नाम पर वोट दे तो काहे राउर लड़का के नौकरी मिले के चाहिए। बबूल के पेड़ लगाई तो आम कहाँ से खाई, यह बतावे खातिर पैदल पैदल चलता नहीं। बिहार में सरकारी बंगले पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पूर्व मंत्री हैं जिनसे सरकार को विशेष लगाव रहा है और उनका बंगला खाली नहीं कराया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी के नेता ही लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्णय लेती है। जीवेश मिश्रा इस बात से नाराज है कि बंगला खाली कर दिए जाने के बाद भी उन्हें नोटिस दी गई, जबकि कई मंत्रियों को व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर फिर से बंगला अलॉट कर दिया गया। ऐसे पूर्व मंत्रियों में मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन के नाम शामिल हैं। पालन के अपने व्यक्तिगत संबंध है, ये सरकार नीति से नहीं चल रही है, ये सरकार व्यक्तिगत संबंधों के आधार से चल रही है। सरकार राजा का काम है कि राजा नीति से अपनी नीयत चलाता है। ये नीयत से नीति चलाने वाली सरकार बिहार में बैठी हुई है। ये सरकार और जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार की महान जनता देगी, आप थोड़ा इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बहुत नैतिकता की दुहाई देते रहे हैं, लेकिन जब नैतिकता का पालन करने का समय आता है तो उनके नैतिकता कहाँ चले जाते हैं यह बात समझ में नहीं आती है। जब वह बिहार सरकार में अब मंत्री नहीं हैं, उस बंगले के इंटाइटल नहीं हैं, तो स्वतः नैतिकता के आधार पर उस सरकारी बंगले जो मंत्रियों के लिए अलॉट किए गए उनको छोड़ देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव वैशाली के देसरी के नयागंज 28 टोला में ट्रक हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी नेता ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। वहीं शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार पहले नीयत साफ करे, तभी शराबबंदी नीति सफल होगी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने हादसे के लिए सीएम नीतीश कुमार को दोषी माना। चेतावनी उस समय भी हमने दिया था सदन के अंदर कि कोई भी नीति तब सफल होगा जब नीयत साफ होगा। मुख्यमंत्री जी, और आप शराबबंदी में आपका तंत्र कमजोर है, आपके लोग ही इसे संरक्षित कर रहे हैं और जब तक ये वातावरण रहेगा तो ये असफल रहेगा। और आज उसी की परिणति है कि ड्राइवर, जिस तरह से ये घटना सिर्फ यहाँ तो दुखद घटना घटित ही हुआ, पूरे बिहार के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो रही है, कई घर उजड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गलत सोच के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शराबबंदी नहीं है, फेल है, और इसीलिए मुख्यमंत्री के लापरवाही के वजह से आज 8 परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई, बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो गया। और इसके लिए कोई अगर जिम्मेवार है तो एकमात्र बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, जिनका शराबबंदी फेल है और हर दिन इस तरह की घटना हो रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी वैशाली सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दौरान पशुपति पारस ने ड्राइवर के शराब पीने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। तो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताने के लिए पहुंचे पशुपति कुमार पारस और हादसे को लेकर नीतीश सरकार पर कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार में शराबबंदी है। यदि शराबबंदी सही में होता तो ड्राइवर ने बयान दिया है हॉस्पिटल में कि 40 रुपये गिलास में देसी शराब पिया हूँ, उससे उसको नशा हुआ, उसने 8 लोगों को निर्मम हत्या कर दी। ये हत्या
बिहार सरकार की विफलता का देन है। 40 रुपया का एक गिलास दारू 8 व्यक्ति का जान ले लिया। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति का कीमत मात्र 5 रुपया है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और बिहार सरकार से आग्रह भी करते हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जमुई रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर के चंगुल से छुड़ाया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और इस दौरान तालो हिमरम नाम के एक मानव तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जो झारखंड के गिरिडीह के रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियों को जमुई स्टेशन से पूर्वा एक्सप्रेस में बिठाकर ले जाने की फिराक में था। लेकिन पुलिस को भनक लगी और तस्कर को दबोचा गया, लड़कियों को बचाया गया। तस्कर के चंगुल से छुड़ाई गई लड़कियों को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि ये बच्चियां को काम कराने के लिए पटना ले जाया जा रहा है। हम लोगों को ये 8 बजे सुबह पता चला और हम लोगों ने 8 बजे से लगातार फॉलो करते करते आज जमुई रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से तथा केएससी के सहयोग से इन बच्चियों को ट्रैफिकर के चंगुल से छुड़ा लिए। छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पत्नी से मिलने आए प्रेमी को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। दरअसल मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ। इसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसकी ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बातचीत हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया और इसके बाद गांव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद फैसला हुआ कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। तो आए हम लोग यहाँ पर रखा गया और अच्छा बर्ताव हुआ। और सुबह के मामले में कुछ आदमी हमको। कौन रखा आपको? गांव वाले पकड़ कर रखे? गांव वाला पकड़ कर खमकरी घर वाला जो था आदमी वो स्वयं हमको सुरक्षित रखा, ठीक है ना, सबसे बचाया। कहाँ देखा आपको? कहाँ से लाया? हमको लाया रोड पर से। आप अपने मर्जी से बेटी की अपनी शादी करा रहे हैं? सुरक्षा से ले जा रही है ना, अच्छा से ले जा रही है। पटना में सबको दही खिलाओ कार्यक्रम के तहत कौशिकी मिल्क उत्पादन की तरफ से कौशिकी दही को लॉन्च किया गया और दही को जीविका दीदियों ने निर्मित किया है। बिहार के हर घर को दही मिले, इसे लेकर इसकी शुरुआत की गई। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। सबको दही खिलाओ कार्यक्रम के तहत कौशिकी मिल्क उत्पादन की तरफ से आज दही लॉन्च किया गया है। कौशिकी दही, जिसमें जीविका दीदियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कौशिकी दही का उद्देश्य ये है कि इसे घर घर तक पहुंचाना है। आज इसको लॉन्च किया गया है। 5 किलो और 15 किलो के पैकेट लॉन्च हुए हैं, लेकिन अगले फेज में अब घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आखिर कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आज बड़ी चीज लॉन्च हुई है। एक चीज मैं कहूं कि शायद ये अपने आप में अप्रतिम उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है कि बिहार में एक पिछड़े जिले में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले से महिलाएं 37,000 महिलाओं ने मिलकर के एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसको हम कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जानते हैं, जो प्रतिदिन 57,000 लीटर दूध इकट्ठा करती है। और इन्होंने आज के दिन में अपना एक नया प्रोडक्ट कौशिकी दही के रूप में बाजार में लाया है। और आने वाले समय में, अभी तो इन्होंने बल्क पैकेट में लाया 15 किलो, 10 किलो और 5 किलो में, आने वाले समय में आधा किलो, 200 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में भी आएगा। कैसा लग रहा है आज का दिन? अच्छा, बहुत खुशी की बात है। हम लोग आज बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी सर। ये कारवां आगे ले जाना है? जी सर, आगे ले जाना है। बिल्कुल। तो खुशी इनके चेहरे पे साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि आज इनकी मेहनत रंग लाई है। अब ये भी अपना योगदान देती हुई नजर आ रही हैं। और जो कौशिकी दही है, अभी तो बस लॉन्च हुआ है, अब घर घर तक पहुंचाने के लिए और मेहनत करती हुई ये नजर आएंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार पंचायत उपचुनाव की घोषणा से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। 1 फरवरी को मतदान होगा। 3 फरवरी की तारीख जब उपचुनाव की मतगणना होगी। 10 जनवरी को पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। 11 से 18 जनवरी तक नामांकन की तिथि रखी गई है। 23 जनवरी को नामांकन वापसी की तारीख तय कर दी गई है। आगे देखिए जोहार झारखंड।